हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास कंपनीज एक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास देखा था कि कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्लासीफाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। याद करो, हमने देखा था कि अगर एक कंपनी को देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स तो हमें पता चला था कि एक कंपनी होती है 1% कंपनी जो एक इंसान मैनेज करता है। फिर हमने देखा था अपने पास एक प्राइवेट कंपनी में मैंने बताया था कि 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तब जाके हम क्या कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी बनेगी। और फिर हमने देखा था अपने पास एक पब्लिक कंपनी, और एक चीज़ हमने और देखी थी, कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे हमारे पास 2 कंपनीज बनती हैं वैसे जनरली, होल्डिंग सब्सिडरी और एक एसोसिएट वाला और जॉइंट वेंचर वाला। ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपके पास 20% या उससे ज़्यादा बट अप टू 50% शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर में आपका वो है, होल्ड है, या फिर आपके पास पावर है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो मैनेजमेंट का रहता है। ठीक है, तो आज हम अपने पास आगे देखेंगे कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। आ जाओ, सॉरी, कंपनी को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अब जब यहाँ बात आ रही है एक्सेस टू कैपिटल का मतलब क्या है कि क्या इनके शेयर्स इजीली मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, या ये शेयर्स खरीदने के लिए आपको डायरेक्टली कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। तो इनमें हमारी 2 तरह की कंपनीज होती है। सबसे पहली होती है हमारी लिस्टेड कंपनी और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें उस कंपनी के शेयर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे तुमने नाम सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो ये क्या है, ये एक समझ लो मार्केट प्लेस है, जैसे मॉल है और वहाँ पे मॉल में जाओगे तो क्या बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, वैसे ही NSE BSE या और भी इंडिया में सिर्फ यही 2 स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, हर स्टेट में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज है। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाके आप कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होगी कि प्लीज़ मेरे को अपने मॉल में दुकान खोलने दो, मतलब प्लीज़ मुझे अलाउ करो कि अपने स्टॉक एक्सचेंज पे मेरा शेयर बिके। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी हर स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन लगाती है, किसी में एप्लीकेशन लगाती है, और जहाँ पे जिस मॉल में भी दुकान खुल जाएगी वहीं पे वो शेयर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी मल्टीपल जगह पे दुकान खोल ले? हाँ, मतलब मल्टीपल जगह पे स्टॉक एक्सचेंज में मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई रिलायंस का शेयर खरीदो तो वो तुम्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 स्टॉक एक्सचेंज और हो जहाँ पे वो लिस्टेड हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का शेयर अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकता है वो सिर्फ एक ही जगह पे लिस्टेड हो। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी क्या मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कोई भी सिक्योरिटी, मैं वर्ड कोई भी सिक्योरिटी बोल रहा हूं, कोई भी शेयर नहीं बोल रहा। तो शेयर से मतलब हो जाता कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। यहां पे वर्ड सिक्योरिटी बोला जा रहा है तो इसके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब भी आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी मीन्स a company which has any of its securities listed on a recognized stock exchange। ठीक है, तो any of its securities में लिख सकते हो यहां पे कि इक्विटी शेयर्स भी आएंगे इसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। एग्जाम में हमने सिक्योरिटीज लिख के आना है, अगर वो पूछे डेफिनेशन, ये मत लिखाना एनी ऑफ इट्स शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, आगे अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, मतलब उसने शॉपिंग मॉल में दुकान नहीं खोली अपने शेयर खरीदने के बेचने के लिए। तो फिर इसके कैसे खरीदेंगे, इसके खरीदोगे डायरेक्टली कंपनी के पास जाके, या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं से डायरेक्टली खरीद के ले आओगे,
बट आपको ये मार्केट में नहीं मिलेंगे, मॉल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, तो कैपिटल के बेसिस पे, एक्सेस टू कैपिटल के बेसिस पे दो ही कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज फ्रीली अवेलेबल है, आप जल्दी से खरीद सकते हो मार्केट में, अनलिस्टेड के इजीली नहीं मिलेंगे। आपको शेयर होल्डर्स को अप्रोच करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग है, या कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा शेयर्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा अदर कंपनीज, और कौन सी कंपनीज होती हैं? तो सबसे पहली आ रही है हमारे पास एक गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी तुम्हें अगर डेफिनेशन ना पढ़वाई जाए तो तुम्हें अपने आप से क्या लगेगा, क्या है गवर्नमेंट कंपनी? एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट उसको अपने हाथ से चला रही है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखी हुई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, मतलब मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है कि ऐसा होगा कि यूपी गवर्नमेंट और मान लो बिहार गवर्नमेंट मिलके किसी कंपनी में 51% होल्ड करती है तो भी काउंट होगा, ठीक है। ये भी होगा कि कुछ पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है और पार्टली एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, तो वो भी इसके अंदर काउंट होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, अगर एक कंपनी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी होल्डिंग और जो कंट्रोल में आ रही है वो बन जाएगी सब्सिडरी। तो वैसे तो वो सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बट क्योंकि उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट कंपनी का है तो उस कंपनी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। आ रहा समझ? किसी किसी को नहीं आया दोबारा समझ लो। मान लो ये नाम तो सभी ने सुना हुआ होगा, LIC, करेक्ट। LIC सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, पता होना चाहिए बातों में, ठीक है। तो LIC ने जिस कंपनी में कंट्रोल ले रखा है, मान लो वो है ए प्राइवेट लिमिटेड, LIC इसके अंदर 75% वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो यानी कि LIC बन गई होल्डिंग कंपनी और ये बन गई सब्सिडरी कंपनी। तो क्या ए प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगी? नहीं, इसको हम मानेंगे कि ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसको हम डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये भी गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि ये कंट्रोल में किसके है? LIC के, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सोचो, मान लो कोई एक कंपनी है, कोई भी कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मान लो ए लिमिटेड है एक कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बनेगी? ये गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और LIC भी गवर्नमेंट कंपनी है, ओके जी। अब सवाल यह है कि शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाएंगे? शेयर खरीदोगे तो किसी का नाम तो देना पड़ेगा एज शेयर होल्डर। किसका दें? सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दें क्या वहां पे? बीजेपी गवर्नमेंट लिख दें? कांग्रेस गवर्नमेंट लिख दें? है LIC खरीद लेगी? LIC पागल है, अपने शेयर खुद खरीदेगी। मैं इसके में पूछ रहा हूँ, LIC में गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले रखा है, 51% ज़्यादा होल्डिंग होगी, इसके अंदर भी 51% ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होगी, तो शेयर किसके नाम पे खरीदे जाएंगे? अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है तो इसमें नाम लिखा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो गवर्नर ऑफ द स्टेट।
तो क्या सर प्रेसिडेंट का नाम लिखा जाता है? नहीं, वहाँ लिखा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बस एज शेयर होल्डर, ठीक है। और गवर्नर ऑफ स्टेट ये लिखा जाएगा, कभी भी नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको बार बार शेयर होल्डर्स का नाम बदलवाना पड़ा करेगा। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट को सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आ जाओ अगला देखो अपने पास फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी अगर ना पढ़ाई जाए तुम्हें, तो तुम्हें क्या लगता है कैसे कौन सी होगी फॉरेन कंपनी? जो बाहर सेटअप हुई है, बाहर से आई है, इंडिया में उसका बिजनेस नहीं था, उसने बाहर से आके इंडिया में एक बिजनेस सेटअप किया है, तो फॉरेन कंपनी ऐसी ही कुछ है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती है, वो हमें सारी याद रखनी पड़ेगी। तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया के बाहर के किसी कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है। हाँ, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड भी वहां पे हुई है। इंडिया में भी उसने अपना एक ऑफिस खोला है, बट उसका इनकॉर्पोरेशन मेन चीज क्या है? बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया, बाहर के किसी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट which is incorporated outside India and has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. तो इसकी डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कह रहा है उसका इंडिया में क्या होना चाहिए? एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब वो कहीं पे तो ऑफिस खोल के बैठा हो या ऑनलाइन फॉर्म में काम कर रहा हो। तो प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद खोले या अपने एक एजेंट के थ्रू खोले, या तो उसने खुद अपना बिजनेस खोल लिया या अपना एक एजेंट बिठाया, वो एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है और वो काम फिजिकली किया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है, और इंडिया में आप किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो, वो क्या होगी कंपनी? फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में ये सब चीज़ें लिख के आनी हैं, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं, ये फॉरेन कंपनी क्या होती है, ठीक है। आगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 8 कंपनी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर ये नहीं होता था। क्या कि अगर आपको एक एनपीओ खोलनी है तो आपको उसके लिए कंपनी खोलने की परमिशन नहीं मिलती थी, बट अब अगर आपको एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है तो क्या कर सकते हो? कंपनी के फॉर्म में उसको खोल सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म में खोल सकते हैं? पार्टनरशिप के फॉर्म में खोल सकते हैं? नहीं, एक एनपीओ कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ये बात मैंने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी पढ़ा दी थी, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही कहती है कि पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। तो वो भैया प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक एनपीओ में कैसे हो सकता है? करेक्ट। तो देखो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सर एनपीओ होती है। अरे भाई एनपीओ थोड़ी लिख के आओगे, लिख के क्या आना है? सेक्शन कंपनी लिख के आओगे। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी सच एज ओल्ड एज होम्स, या क्या खोल दिया वो, अनाथ आश्रम खोल दिए, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो कि कल्चर को प्रमोट करना, या डिफेंस में जो विडोज होती हैं उनकी हेल्प करना, उनके लिए आपने वो खोल रखी है, या किसी भी तरीके से जो इंडिया के जो वो हैं वेलफेयर है उसकी तरफ काम कर रही है, वो एनपीओ के अंदर वो उसको कहेंगे हम कि वो एक सेक्शन कंपनी हमारे पास, ठीक है। तो इनका एम क्या है? प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एटसेट्रा, ठीक है। आगे, such company intends to apply its profits in promoting its objects and prohibiting the payment of any dividend to its members।
याद करो हम अकाउंट्स में अभी साथ साथ पैरेलली चैप्टर एनपीओ पढ़ रहे हैं, और हमने एनपीओ में पढ़ा है कि भैया एक एनपीओ अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती एज डिविडेंड। मैंने रजिस्टर्स में लिखवाया था अभी, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि एनपीओ अगर प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। प्रोहिबिट है कि वो डिविडेंड या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और अगर प्रॉफिट होगा भी तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ही यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तुम कहोगे सर फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने इसको खोला है, वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करेंगे? तो वो एनपीओ से सैलरी के फॉर्म में पैसा निकालते हैं फिर। ठीक है, सैलरी के फॉर्म में निकालना अलाउड है, बट डिविडेंड के फॉर्म में निकालना अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। अगर आपको एक सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है, एक एनपीओ खोलनी है एज अ कंपनी, तो फिर आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी कि प्लीज़ हमें अलाउ करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमसे कुछ कागजात मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करो, एक फ़ीस है वो पे करो, उसके बाद वो देखेंगे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, मतलब बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को इशू करेगा एक लाइसेंस, जिसके अंदर लिखा होगा कि ये कंपनी फंक्शन करती है एज एनपीओ, और अब उस कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं एज एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनी। और क्या करना पड़ेगा कंपनी को जो लाइसेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो लाइसेंस की कॉपी और अपने डॉक्यूमेंट्स आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करने होंगे, और वो फिर उसको रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास एज अ कंपनी। ठीक है, अब मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या देती है, एक लाइसेंस देती है। तो लाइसेंस देते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ शर्तें आप पे लगा सकती है कि आपको ये करना होगा, नहीं तो हम आपका लाइसेंस बाद में वापस ले लेंगे, आप ऐसा काम नहीं करोगे तो लाइसेंस वापस ले लेंगे। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देते वक्त शर्तें लगाना चाहे तो लगा सकती है। अगर कंपनी ने वो शर्तें फॉलो करी तो बढ़िया रहेगा, नहीं फॉलो करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ये है कि वो लाइसेंस वापस छीन सकती है। ठीक है, तो लाइसेंस मिलने से हो क्या जाता है, लाइसेंस मिल जाता है तो होता क्या है, लाइसेंस मिलने से होता है कि अब आप एक सेक्शन 8 कंपनी बन जाओगे। सेक्शन 8 कंपनी को कंपनीज एक्ट में काफ़ी रिलैक्सेशंस मिलती हैं कि आपको ये नहीं करना, आप इससे बच जाओगे, आप उससे बच जाओगे। प्लस उनके पास एक और बेनिफिट है, क्या कि उनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक प्राइवेट कंपनी खोलते हो इंडिया में तो आपको उसके नाम के आगे लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक कंपनी खोलते हो तो उसके नाम के आगे लिखना होता है लिमिटेड। ठीक है, बट अगर आपने एक सेक्शन 8 कंपनी खोल ली तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप जो मर्जी नाम रखो, आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी, सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज अ कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी। होगी वो एक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एक लिमिटेड कंपनी होगी, बट विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशंस एज इट डीम्स फिट। तो उनको नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द रजिस्ट्रार से मतलब क्या है यहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज shall on an application register such person or association of persons as a company. On registration the company shall enjoy the same privileges and obligations of a limited company. ठीक है, अब नीचे एक नोट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो लाइसेंस इशू करने की पावर थी ना, वो दे दी आरओसी को ही। यानी कि हम गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि लाइसेंस दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तुम जाओ सीधा आरओसी के पास। यानी कि क्या करना है, अब सीधी एप्लीकेशन जाएगी आरओसी के पास ही। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ पे है सर, ये हर स्टेट में एक आरओसी होता है। ठीक है, बट 2 ऐसे स्टेट हैं जिनमें 2 आरओसी हैं, एक महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु। यहाँ पे 2 आरओसीज हैं, अदरवाइज बाकी सारे स्टेट्स में
एक एक आरओसी है। जैसे हम नोएडा में बैठे हैं तो यूपी में एक ही आरओसी है, ठीक है, बट महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 आरओसी होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ रहा है रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। ये बात मैंने भी डिस्कस करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आरओसी के पास भेजेगी लाइसेंस इशू करने के लिए। तो जब लाइसेंस इशू किया जाएगा तो आपको क्या करना है, उन लाइसेंस में दिए गई कंडीशंस को फुलफिल करना है। अगर आपने वो कंडीशंस तोड़ दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका वो लाइसेंस वापस ले सकती है, और आपको चाहे तो वापस लेने के बाद कहेगी अब अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखो। प्लस ये भी कर सकती है गवर्नमेंट कि अगर को लग रहा है कि ये कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए चलाई जा रही है, फ्रॉड के लिए धोखा दे रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस कंपनी को बंद कर सकती है, इस कंपनी को अमेलगमेट कर सकती है विद एनी अदर सेक्शन 8 कंपनी, इस कंपनी की मैनेजमेंट यानी कि डायरेक्टर्स को चेंज कर सकती है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो कर सकती है अगर कंपनी को उन्होंने कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। वरना वो सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनको लगता है कि इसको बंद करने में फ़ायदा तो बंद कर देंगे, बट अगर लग रहा है बंद नहीं करना तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स निकाल के हटा देंगे और नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे जो अच्छे से चलाएंगे उसको, या फिर क्या करेंगे, इस सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में मिला देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और उसको मिला देंगे उसी नई सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस। रिवोक मतलब वो लाइसेंस वापस ले सकते हैं वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स मतलब तोड़ती, अगर कंपनी ने तोड़ा एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन subject to which was the license is issued, or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violative of the objects of the company or prejudicial to public interest। तो लाइसेंस, ये एग्जाम में सवाल बन सकता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज कैन अ लाइसेंस बी रिवोक्ड ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो कौन से केसेस में रिवोक कर सकते हैं। पहला, if the company contravenes the provisions of the license contravenes the conditions which were mentioned in the license। दूसरा, if the company is carried on fraudulently, if the company is violating the object clause of the memorandum of association, या अगर it is harmful या prejudicial to public interest, then a license under section 8 can be revoked, ठीक है। तो मैं इनको मार्क कर रहा हूं, तुम भी मार्क कर लेना। इफ अ कंपनी कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, या फिर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को वायलेट कर रही है, ये थर्ड पॉइंट हो गया, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस में लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। बट सर अगर मान लो आरओसी को धोखा लग रहा है, गलत लग रहा है, उनको कुछ गलत फहमी जिस वजह से लग रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखो लॉ ये कहता है कि आरओसी लाइसेंस रिवोक करने से पहले कंपनी को अपनी सफाई पेश करने का मौका देगा कि भाई हम तुम्हारा लाइसेंस क्यों ना वापस लें, इसके रीजंस दे दो। वो अपनी बात रखेगी कंपनी, अगर उनकी बात जस्टिफाइड लगी कि हाँ भाई ठीक है तो लाइसेंस रिवोक नहीं करेंगे, अदरवाइज लाइसेंस रिवोक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही लाइसेंस रिवोक होगा क्या, कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑन रेवोकेशन आरओसी शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर, बट बिफोर सच रेवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट अ रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन द मैटर। तो लाइसेंस रिवोक करने से पहले उसको कंपनी को सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आ जाओ। नोट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू रिवोक लाइसेंस टू द रीजनल डायरेक्टर्स। लाइसेंस रिवोक करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, रीजनल डायरेक्टर्स। तो हर रीजन वाइज डायरेक्टर्स बांटे गए हैं और रीजन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन दी जाएगी कि इस कंपनी का लाइसेंस रिवोक करना है या नहीं करना, तो रीजनल डायरेक्टर डिसाइड करेगा।
ठीक है। आगे, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड the central government may in public interest order that the company under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar objectives to form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interests, authorities and privileges and with such liabilities, duties and obligations as may be specified in the order, or the company may be wound up. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंस वापस लेने के बाद उस सेक्शनेट कंपनी को किसी दूसरी सेक्शनेट कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है, अमेलगेमेट कर सकती है, और या फिर उसको बंद भी कर सकती है। ठीक है, आगे नहीं उसका तो फायदा है, वो तो बड़ी हो रही है सेक्शन कंपनी। अब देखो, अगर आपने कंपनीज एक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट को तोड़ा, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लेड ऑन दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore and the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 3 years or with a fine varying from 25,000 rupees to 25 lakh rupees or with both। यानी कि कंपनी पे पेनल्टी कितनी है, 10 लाख से लेके 10 करोड़। सेक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट अगर तोड़ा तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की पेनल्टी है एक कंपनी के ऊपर, और जो डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ जिन्होंने फ्रॉड किया या जो भी गड़बड़ करी उन पे पेनल्टी कितनी, 25,000 से लेके 25 लाख तक की पेनल्टी। तो देख रहे हो 10 टाइम्स है पेनल्टी, मिनिमम पेनल्टी का 10 गुना है। 10 लाख का 10 प्लस 10 टाइम्स हो गया 1 करोड़, इसका 10 टाइम्स हो गया 25,000 लाख एक तरीके से। ठीक है, प्लस जेल भी हो सकती है, ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स को जेल भी, कितने साल की, 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर दोनों भी, जेल भी और पैसा भी, 25 लाख तक देने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ अगर ये प्रूव हो गया कि सेक्शन 8 कंपनी फ्रॉड कर रही थी, तो एक और सेक्शन लगेगा 447 वाला फ्रॉड का, वो भी लगेगा। तो सर ये तो लगेगा ही ना, ये वाली पेनल्टीज तो लगेंगी, ये वाली पेनल्टीज तब भी लगेंगी जब आपने फ्रॉड किया है, और तब भी लगेंगी जब आपने फ्रॉड नहीं किया, कुछ और गड़बड़ करी है ये वाली। बट साथ साथ अगर प्रूव हो जाए कि फ्रॉड किया है तो फिर 447 वाली फ्रॉड की पेनल्टी भी लगेगी। क्या हो गया, आ जाओ। सेक्शन 8 कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। पहला, इट इज फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। इसके अंदर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करेगी। ये अपने नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपने नाम के आगे क्लब, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंस इनका रिवोक हो सकता है अगर इन्होंने कंडीशंस को तोड़ा। अगर लाइसेंस वापस ले लिया गया तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको उसका स्टेटस कन्वर्ट कर सकती है और कहेगी अपना नाम चेंज करो, अब सेक्शन कंपनी की जगह पे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बदलो। इसको बंद कर सकते हैं या फिर अमेलगेमेट कर सकते हैं विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और भी लिखना चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो चेंज इट्स मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं, या एनी अदर ऑर्डर which central government deems fit।
नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, जो नाम चूज करो कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अच्छा इनके लिए एक रिक्वायरमेंट मैंने बोला था ना, सेक्शन कंपनी मिलेगी बन जाओगे, तो रिलैक्सेशन हैं, तो रिलैक्सेशन इनको एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए भी होता है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और वहाँ पे शेयर होल्डर्स को बुला के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो उसके अंदर ना एक रिक्वायरमेंट है कि जब तुम इंटरमीडिएट पहुँचोगे तब तुम्हें डीप में सिखाया जाएगा, एक चैप्टर आएगा तुम्हारे पास मीटिंग्स का, ठीक है, जहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। वहाँ बताया जाएगा कि अगर आपको जनरल मीटिंग बुलानी है ना, तो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आपको शेयर होल्डर्स को मिनिमम 21 दिन पहले बताना पड़ेगा, ठीक है, कि 21 दिन पहले, 21 दिन क्लियर डेज होने चाहिए। क्लियर डेज से मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो जिस दिन मीटिंग है वो डेट इंक्लूड नहीं होगी और जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगी। 21 क्लियर डेज का नोटिस, 21 दिन 3 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा और उसमें उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि शेयर होल्डर फिर अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बना सके मीटिंग में अटेंड करने के लिए। ये रिलैक्सेशन दी गई है एनपीओ को कि आपको 21 दिन नहीं 14 दिन पहले भी नोटिस दोगे तो चलेगा। जहाँ पे 21 दिन की रिक्वायरमेंट थी उनको कम कर दिया कि आप 14 दिन पहले भी नोटिस दोगे तो आप मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकते हो। आगे, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एटसेट्रा डज नॉट अप्लाई। अगर हम बात करें एक प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्लस एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। ये तुम्हें सिखाया जाएगा फाइनल लेवल पे। जब फाइनल पहुंचोगे तो 100 पेज का चैप्टर है डायरेक्टर, वहाँ बताया जाएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करने होते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी इनको अपॉइंट नहीं करने, और जो मिनिमम की रिक्वायरमेंट है 2 पब्लिक प्राइवेट में और 3 पब्लिक में, वो भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 या 3 से कम भी हो सकते हैं। आगे, इनको नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी भी फॉर्म नहीं करनी। ये क्या होता है सर? जब फिर से वही चीज़ फाइनल में पहुंचोगे ये बात वहाँ सिखाई जाएगी, बट मैं हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ। देखो, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको भी तो तनख्वाह मिलेगी, वो भी तो अपना घर बार चलाएंगे, तो उनकी जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी वो डिसाइड करती है कि कितनी होनी चाहिए और फिर वो शेयर होल्डर्स से जनरल मीटिंग में अप्रूव की जाती है, करवाई जाती है, ठीक है। तो जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है वो सेक्शन कंपनी को नहीं बनाना, फिर शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी ये भी उनको नहीं बनाना। अगर किसी शेयर होल्डर को कंपनी से कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो कंपनी से शिकायत कहाँ करे? इस कमेटी के पास जाके शिकायत करे, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे जाके सॉल्व करवाए। तो ये कंपनी, ये कमेटी उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेक्शन कंपनी को, ठीक है। आगे, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आ रहा है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट ये जो वर्ड है ये तुमने डोरमेंट वॉल्केनोज में सुना होगा शायद, ज्योग्राफी जब पढ़ते थे बचपन में तब वहाँ सिखाया जाता था डोरमेंट वॉल्केनोज। ज्योग्राफी पढ़ी हमने, तेरे हिंदी में थी डोरमेंट वॉल्केनोज, एसएसटी हिंदी में थी। तो डोरमेंट वॉल्केनोज का कुछ हिंदी में नाम होगा, ना फूटने वाले वॉल्केनो, कुछ ऐसा नाम होगा। तो डोरमेंट वॉल्केनोज कौन से होते थे? ऐसे वॉल्केनोज जो बहुत टाइम से फटे नहीं हैं या बहुत टाइम से उनसे वॉल्केनो नहीं आ रहा है, मतलब वो इनएक्टिव हो गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वैसी डोरमेंट कंपनी है। एक डोरमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बिजनेस की नहीं कर रही है, उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स आरओसी के पास फाइल नहीं करे हैं कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? एक डोरमेंट कंपनी। तो सिंपली डोरमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं कर रही, ठुस बैठी है, एकदम कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हें आज एक आइडिया आया और तुमने आज एक आइडिया लेके कंपनी फॉर्म कर दी,
ठीक है, अब वो कंपनी रजिस्टर्ड है, बट अभी तुम उस प्रोजेक्ट को डिले कर देते हो कि यार अभी नहीं करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैपिटल रेज नहीं हो रही है, किसी भी वजह से तुमने क्या किया, जाने दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब तुम कंपनी तो खोल के बैठ गए, अब करे तो करेगा कंपनी के साथ, तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड रहे, नहीं तो ये अगर कंपनी बंद कर दोगे तो हो सकता है ये नाम किसी और को दे देंगे बाद में, तो तुम ये नाम चाहते हो कि तुम्हारे पास ही रहे। तो क्या कर सकते हो तुम, अगर तुम चाहो तो सिंपली जा सकते हो आरओसी के पास, और आरओसी से क्या कह सकते हो कि प्लीज़ मुझे एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा कि मैं एक डोरमेंट कंपनी हूँ और मेरे को कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इतनी सारी वो फुलफिल नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर तुम क्या कर सकते हो, जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी इसमें से उतना काम करना होगा, बाकी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी क्या होंगी, डोरमेंट कंपनी को फॉलो नहीं करनी होगी। तो डोरमेंट कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं। इनएक्टिव कंपनी, ठीक है। तो इनएक्टिव कंपनी क्या है, देखो पढ़ते हैं। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी may make an application to ROC in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. ठीक है, inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed the financial statements and annual returns ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो इनएक्टिव कंपनी कैसे बनेंगे, इनएक्टिव कंपनी बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई भी एक चीज पूरी हो जाए तो हो जाएगा। क्या, कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं करी है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लो अकाउंटिंग भी लिख देता हूं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है लास्ट 2 ईयर्स में, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। या फिर कंपनी ने फाइल नहीं करी है, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो कोई भी एक शर्त पूरी कर दो, आप क्या कर सकते हो, आरओसी पास एप्लीकेशन दे सकते हो कि प्लीज मुझे आप वो कर दो, डोरमेंट कंपनी स्टेटस दे दो। नहीं करेंगे तो बंद नहीं होगी, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी कंपनी एक्ट की, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो चाहता है पेनल्टी देना, तो फिर क्या करेगा, डोरमेंट कंपनी स्टेटस ले लेगा। ठीक है, अच्छा अब सर ये क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से मतलब क्या है, तो देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं 4 ट्रांजैक्शंस। अगर आपने वो 4 ट्रांजैक्शन करी हैं तो हम कहेंगे आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी। ठीक है, उसके अलावा कुछ कर दोगे तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है। ठीक है सर, वो क्या है 4 आइटम, 4 आइटम ये रहे। पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी, कंपनी को अब हर साल आरओसी के पास कुछ फीस पे करनी होती है। जैसे तुम जब आगे चल के सीए बन जाओगे या सीएमए बन जाओगे तो तुम्हें अपनी सीए की डिग्री के हर साल मेंबरशिप फीस देनी होती है, पता तुम्हें बात, हर साल मेंबरशिप फीस देनी पड़ा करेगी तुम्हें एज अ मेंबर, 5,000 रुपये 6,000 रुपये ऐसी कुछ होती है, और शायद अब तक बढ़ भी गई पता नहीं। तो आपको हर साल सीए बनने के बाद या सीएमए बनने के बाद मेंबर को फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो
ऐसे ही कंपनी को भी हर साल आरओसी को कुछ फीस पे करनी पड़ती है। स्वीटी को तो आ गई नींद। दर्द हो रहा है, क्या है? पूर्ति दबा दी उसका गला जरा। गले में दर्द हो रही है, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसे जोर से दबा दे एक बार एकदम। ना निपटी लोगी तो दर्द से छुटकारा। क्या कहना चाह रहा है, इतनी ताकतवर है वो? नहीं, वो बहुत कमजोर है। अच्छा। अच्छा, तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर आपने पेमेंट करी है फीस की आरओसी को, जो आपको हर साल करनी है, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो करनी ही करनी है। उसी तरीके से आपने आरओसी को इस एक्ट में या किसी और एक्ट में कोई भी चीज कहीं आपने फीस पे करी है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, शेयर्स अलॉट करना, मैंने यहां गलती से फुल लिखा हुआ है, फुलफिल है, कि अगर आपको शेयर्स अलॉट करने हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो अगर आप वो कर रहे हो तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। या पेमेंट करिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, मतलब ऑफिस खोल रखा है आपने, तो ऑफिस की साफ सफाई के लिए मेड रख ली, ऑफिस में एक चौकीदार रख लिया, ऑफिस में आपने एक या दो लोग रख लिए जो छोटे मोटे जो भी ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट रख लिया छोटा मोटा सा। तो ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए में छोटे मोटे जो भी काम कर रहे हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना इसके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई अगर ओपीसी है तो उसमें मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कितने मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? एक। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? दो। पब्लिक में मिनिमम 7। करेक्ट। तो अगर आपने शेयर्स अलॉट करे हैं इन लिमिट को फुलफिल करने के लिए, तो फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। बट अगर आपकी ये लिमिट अचीव हो चुकी है, एक मेंबर, 2 या 7 वाली अचीव हो चुकी है, उसके बाद आप किसी को शेयर दे रहे हो, तो फिर कहेंगे कि आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है। फर्क समझ में आ रहा है? मान लो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट पहुंच हो गए, एक मेंबर छोड़ के चला गया, डेथ हो गई, तो फिर आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 1, 2 या 7 से नीचे चले गए, तो उनको बराबर करने के लिए, मिनिमम पे लाने के लिए आपने शेयर अलॉट किए हैं, तो कोई काम नहीं किया। बट 7 से ऊपर, 2 से ऊपर या 1 से ऊपर, 1 से ऊपर तो जाएगा नहीं, उनसे ऊपर शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी है, आप डोरमेंट कंपनी में फिर नहीं फॉल करोगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, इन चारों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है निधि कंपनीज। अभी तुम्हारी बुक्स में शायद निधि कंपनी डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी हो। निधि कंपनी सिंपली सा क्या है, निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी ए निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में भी। तुम्हारी बुक्स में शायद अभी थोड़ा सा पुराना वाला लिखा हो, इसको काट दो और ये वाले लिख लो। हाँ, निधि कंपनी एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है।
लिख ली। तो निधि कंपनी है क्या? निधि कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जो कुछ लोग खोलते हैं अपने मेंबर्स की भलाई के लिए, अपने मेंबर्स में पैसा जोड़ना, सेविंग्स की हैबिट इनकलकेट करने के लिए कंपनीज खोली जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक निधि कंपनी खोल देते हैं, और हर मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो हर महीने अपनी सैलरी में से एक परसेंटेज अपने अकाउंट में इस निधि कंपनी में डालेगा। ठीक है, फिर निधि कंपनी क्या करेगी, जब वो पैसा जुड़ जाएगा तो अपने ही मेंबर्स को वो पैसा लोन के तौर पे देंगे, सस्ते ब्याज के दरों पे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ब्याज की दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपने ही मेंबर से क्या किया, एक तरीके से अपना एक छोटा सा बैंक खोल लिया कि पैसा रखा, डिपॉजिट किया, और फिर क्या किया, उस पैसे को आपस में ही लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज सस्ते ऑन इकोनॉमिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो ग्रुप हो गया, वो अपने आप को कंपनी नहीं फॉर्म करते। कंपनी फॉर्म करेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी हो जाएंगी। हाँ, अगर आपको शेयर होल्डर नहीं बनना तो अपने पैसा निकाल सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्या है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पैसों वाली इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक के तौर पे काम करती हैं और पब्लिक के वेलफेयर के लिए पैसा देती हैं। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन सी हैं? सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तो LIC अपने आप में एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। LIC लोन्स भी देता है, शायद पता नहीं होगा तुम्हें, आता यही सुना होगा कि LIC सिर्फ पॉलिसीज करता है, LIC लोन्स वगैरह के तौर पे भी काम करता है, लोन्स वगैरह भी देता है। फिर IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IDFC। तुमने IDFC फर्स्ट बैंक सुना होगा, ये उसी का ही पापा है कह लो। आगे UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो कंपनी बनाई गई है UTI, तुम्हें पता है एक्सिस बैंक UTI है। हाँ, एक्सिस बैंक पहले UTI हुआ करता था, UTI का पार्ट हुआ करता था, बट कई साल पहले UTI में स्कैम हुआ था। तो लोगों का UTI पे खूब भरोसा था, क्योंकि सरकारी के तौर पे था एक तरीके का, लोगों का UTI पे खूब भरोसा था। तो हुआ क्या, जब UTI में फ्रॉड हुआ तो भरोसा टूट गया। अब अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर आप कितनी कोशिश कर लो, पब्लिक को मनाना बड़ा मुश्किल है। कहते ना, एक बार दिल टूट गया तो जोड़ नहीं सकते, शीशा टूट गया तो दरार तो आई गई ना। तो फिर नोट फट गया तो चलेगा नहीं, तो नोट फट जाता तो हिंदुस्तान में क्या करते हैं, अरे टेप छोड़ो, ऐसे चिपकाते हैं जैसे किया हुआ फोल्ड हो, लगता देखने में कि फोल्ड किया हुआ है ना। वैसे ही UTI के टुकड़े करे, उसमें से बैंक वाला हिस्सा निकाला और एक अलग बैंक बना दिया, अलग नाम से खोल दिया, एक्सिस बैंक। देखने से समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। तुम्हें पता था? नहीं। तो ये क्यों किया गया? ताकि पता ना चले। अब जब सब ठीक हो गया तब तो भरोसा करो। एक बार दिल टूटा है तो क्या दोबारा लगा के तो देखो? हम नहीं लगाएंगे जी। तो इसलिए दोबारा दिल लगाओ। तो फिर वो मेकअप करके आ गया, है ना। फिल्मों में देखा ना, वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी कर दी एक्सिस बैंक की और वो UTI की, और सामने आया एक्सिस बैंक। ठीक है, अच्छा। फिर और कौन से पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो भी कंपनी 1956 के अंदर बनाई गई थी एज PFIs, वो अभी भी PFIs कहलाई जाएंगी। या सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI जिनको ठीक समझते हैं PFIs घोषित करना, उनको PFIs बनाया जा सकता है। तो PFIs कौन सी? LIC, IDFC, UTI, या फिर जो भी पुरानी कंपनी के अंदर PFIs थी वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट RBI के साथ मिलके किसी और को भी PFI बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक है,
इसकी कुछ कंडीशंस हैं पीएफआई बनने की। नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस it has been established or constituted by or under any central or state act, or not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by the central government or by any state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state government। तो सिंपल सा मतलब, अगर पीएफआई बनना है तो या तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी कन्वर्ट होगी इनटू पीएफआई, या फिर अगर आपकी कंपनी बनाई गई एक स्पेशल एक्ट के अंडर में तो ही पीएफआई बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अपने पास मोड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इसको अगली क्लास में कर लें, क्योंकि इसके अंदर अब लंबा चौड़ा प्रोसेस शुरू होगा कि कैसे क्या क्या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या काम रहेंगे। बोरिंग है ये, अभी तो ये हल्का है बोरिंग, अभी पहुंच इंटरमीडिएट में पता चलेगा। जब इंटरमीडिएट में पहुंचोगे ना, ये इंटरमीडिएट में 10 चैप्टर हैं और वहां पे पता तुम्हें क्या याद करने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं। वहां पे ना 30% एमसीक्यू है इंटरमीडिएट में तुम्हारे। अभी तो जैसे पूरा का पूरा तुम्हारा अकाउंट्स और लॉ पूरा सब्जेक्टिव है। जब इंटरमीडिएट में पहुंचोगे तो लॉ में 30% एमसीक्यू होगा। ठीक है, अब जो 30% एमसीक्यू है उसमें सवाल क्या पूछे जाएंगे कि कंपनी को आरओसी के पास फाइल करना किस फॉर्म नंबर में है। फॉर्म नंबर जैसे AOC 1, AOC 2, AOC 3, AOC 4 फॉर्म नंबर्स हैं, तो कौन से फॉर्म में फाइल करना है। ठीक, फिर क्या पूछा जाएगा, किसके पास फाइल करनी है ये चीज़, आरओसी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास, या फिर किसी और का नाम लिख लेंगे NCLT के पास। फिर क्या पूछेंगे कि आपके पास पेनल्टी कितनी लगेगी। ये चीज़ अगर आपने ये सेक्शन तोड़ा तो कितनी पेनल्टी, 1 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 25,000, जैसे हम अभी पेनल्टीज कर रहे हैं। फिर और क्या पूछ सकते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट कितने टाइम में फाइल करना है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना। तो अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी तो कहते हैं ना बीज बो रहे हैं बस तुम्हारे अंदर कंपनीज एक्ट का। अभी इसका हल्का हल्का सा जो पेड़ आना शुरू होगा वो आएगा इंटरमीडिएट में, और फूल बन के निकलोगे पेड़ फाइनल लेवल पे। सच मजाक नहीं कर रहा, अभी तो तुम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब इंटरमीडिएट पहुंचोगे तो ऐसे करना बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है। वहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी कंप्लाइंसेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है, रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है, ये फॉर्म नंबर, ये पेनल्टी, ये इतने दिन, सब याद करना पड़ेगा तब तो। ठीक है, याद कैसे करेंगे सर? याद कैसे करेंगे, याद बार बार पढ़ के। तुझे सुबह सुबह उठ के ब्रश करने की आदत कैसे लगी? डेली करने के बाद ना, तो वैसे ही वो भी डेली करने के बाद ही याद होगा। चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।